कैसे भाई खैरियत से? वो सर मना कर। और दबाओ। जस्ट थैंक यू। ठीक। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? हाउ आर यू एवरीवन? जी 27 पार्टिसिपेंट है राइट नाउ। कोई रिस्पॉन्ड करें? आर यू देयर? जी जनाब, होप आपने सारा पुराना रिवीजन कर लिया होगा। केराटोसिस को आपने बुक से थॉरोली पढ़ लिया होगा। डीप मैलिग्नेंट लीजन और कंडीशन की हमने बात की थी, वो आप लोगों ने जो है लास्ट टाइम हमने उसको लेक्चर डिलीवर कर दिया था। लेकिन असाइनमेंट आपको मैंने बहुत अरसे पहले दिया था, उसमें से सिर्फ 7 लोगों ने हमें सबमिट कराया। बाकी किसी ने स्टिल अभी तक सबमिट नहीं कराया, ना कोई अपॉलॉजी आई, ना उन्होंने कोई बाद में हमें सेंड किया। असाइनमेंट का मतलब ये है कि डेडलाइन से ज़्यादा हमने आपको दिया टाइम, लेकिन किसी ने भी बॉदर नहीं किया। मेरा वो ड्यू है सबके ऊपर, 7 लोगों के अलावा। जिन जिन लोगों ने नहीं सबमिट कराया वो सबमिट कराएं प्लीज। आज हम डिस्कस करेंगे डिजीज ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये हमने डिस्कस करना है और थॉरोली जो है इस पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमने जो मेरी डोमेन में आधा पार्ट जो है वो मैं लूंगा, दूसरा जो 50% पार्ट है, जो ट्यूमर पार्ट है सलाइवरी ग्लैंड का, वो डॉक्टर अफशा लेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे क्लासिफिकेशन है नॉन न्यूप्लास्टिक डिजीज की, सलाइवरी ग्लैंड की अकॉर्डिंग टू नेचर। उसकी डिजीज हम देखेंगे, एटियोलॉजी देखेंगे, क्लिनिकल और हिस्टोपैथोलॉजिकल उसके फीचर देखेंगे, कंपैरिजन उसके देखेंगे उसके, और रेनुलर म्यूकोसील क्या होता है, और सब क्लासिफिकेशन जो है उसकी, शॉगरेन सिंड्रोम की, पैथोजेनेसिस, clinical and histopathological जो है फीचर्स एंड सिस्टमिक डिजीज एसोसिएटेड विद शॉगरेन सिंड्रोम। शॉगरेन सिंड्रोम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओरल मैट के भी अंदर आपको बहुत जो है वो आपको उसको पढ़ना है, ओरल पैथ में भी आपने पढ़ना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपने जो है शॉगरेन, एसएलई और ये सारी चीजें आपने पढ़नी है, एसोसिएटेड जो है ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, आपको हमें पता है कि मेन हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, सबलिंगुलर ग्लैंड्स और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड आपको पता है, फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा है, एंड बाद में भी आप सेकेंड ईयर में पढ़ते रहे उसके अंदर, ओरल बायोलॉजी के अंदर और ओरल पैथोलॉजी में आपने पढ़ना है एसोसिएटेड जो चीजें हैं ग्लैंड से, ताकि हमें पता चले कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक चूंकि हमारी डोमेन में आता है, लेकिन एज अ प्रैक्टिशनर हमारी कमांड उस पर इसलिए नहीं होती कि हम उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस पढ़ते नहीं है। अगर हम डिटेल में उसको अच्छी तरह पढ़ लें, और क्योंकि हमारी डोमेन है, हमारी डोमेन खाली टीथ नहीं है। अगर स्लाइवरी फ्लो कम हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन अगर हो जाता है, मम्स हो सकते हैं, बैक्टीरियल को इन्फेक्शन हो सकता है, तो स्टोन बन सकते हैं ग्लैंड्स के अंदर, प्लस कोई वहां पे जो है ऑब्स्ट्रक्शन किसी किस्म की हो सकती है, या कोई जो है वहां पे सम सॉर्ट ऑफ समटाइम्स स्लाइवरी फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ जी शाहरुख, ठीक बात। अच्छा, अगर हम पैरोटिड ग्लैंड की बात करें तो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, जिसका जो वेट है दैट इज 50 to 30 ग्राम, और जो उसकी डायमेंशन है दैट इज 6 into 3 सेंटीमीटर जो होता है। इट इज रैप अराउंड द मैंडिबुलर रेमस। रेमस के पास आपको याद होगा, नीटर के अंदर आपने इसकी पिक्चर देखी होंगी, अभी भी मैंने आपको दिखाई है। It is wrapped around the mandibular ramus, has broad superficial lobe and smaller deeper lobe, with facial nerve usually between both lobes.
provide only 25% of the total salivary flow या उसका volume, but on stimulation the parotid secretion rise to 50%. जब वहां पे कोई स्टिमुलेशन हमें मिल जाए, कोई एपेटाइजर हो, कोई सम सॉर्ट हमें स्मेल जो है कोई अच्छी आ जाए, या कोई भी और रीजन हो, कोई ओरल कैविटी के अंदर आप जैसे सिट्रस फूड वगैरह ले लेते हैं तो आपके सलाइवरी सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाती हैं, और वो 25% बढ़ के अराउंड 55% तक चली जाती हैं। जो डक्ट सलाइवरी पैरोटिड ग्लैंड की होती है, दैट इज कॉल्ड द स्टेंसिस डक्ट, हमें सबको पता है मेन डक्ट होती है into the oral cavity opposite ground of the second maxillary molar, second और sixth के in between usually होती है। सब आपको फील करके देख सकते हैं, पिक्टोरियल बेस तो आपने देखी होगी कि डक्ट की जो है ओपनिंग है वो इन बिटवीन जो है 7 और 6 मोलर पे, वहां पे बायलैटरली होती है, यानी राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे होंगी। तो वो ओपनिंग जो है वहां से वो डक्ट आ रही है, दैट इज कॉल्ड स्टेंसन डक्ट, उसको स्टेंसन डक्ट कहते हैं, और वहां से हमारा सलाइवा जो है फ्लो वहां पे डिक्रीज वो इंक्रीज होता है। तो यूजुअली बहुत सारे पेशेंट के सब कभी कभी होती है कि वहां पे हल्की सी वहां पे बल्ज डक की वजह से फील होता है, ओल्ड एज के अंदर ज्यादा फील होता है। तो वो कहते हैं जी यहाँ पे कोई मसला हो गया, यहाँ पे कोई दाना बन गया, कोई सॉर्ट ऑफ कोई चीज उभर आई है, कोई बम सा फील हो रहा है। तो उसको अगर आपको पता है तो आप उसको काउंसिल करेंगे, भाई बम्प नहीं है, ये आपकी जो है सलाइवा डक्ट है पैरोटिड ग्लैंड की, जहाँ से सलाइवा जो है निकलता है, ड्रेन होता है यहाँ से। ये देखें, आपको एक होल नजर आ रहा है, ये बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर ठीक से नजर आ रहा है, लेकिन सम टाइम आप ओरल कैविटी में जब पेशेंट को देखते हैं तो आपको जो है उसको ढूंढना पड़ता है, लेकिन आपको मिल जाता है एक हल्का सा वहां पे छोटी सी डक का जो है उसकी ओपनिंग आपको नजर आती है। और अगर थोड़ी देर वहाँ स्टिमुलेशन करें वहां पे हल्की सी आप थंब से या फिंगर से, तो वहां पे आपको सलाइवरी फ्लो जो है वो निकलता हुआ वहां से फील होगा, एकदम से वहां से जो है वो आपको लगेगा कुछ चीज सिक्रीशन आ रही है। तो यू कैन आइडेंटिफाई कि भाई हाँ यहाँ पे सलाइवरी डक्ट है। तो सम टाइम अगर इन्फेक्शन हो जाता है, नजर आ रही है पिक्चर, दिस इज पिक्चर नाउ। नाउ आपको नजर आ रही है स्लाइड, इज इट ओके? देखिए अब चेंज हुई। यस सर, कोई कह रहा है, कोई नो सर कह रहा है। अब देखो ये आपको स्लाइड नजर आ रही है जिसके अंदर आपको जो है पैरोटिड ग्लैंड जो है, स्लाइड शेयर नहीं हो रही कह रहे हैं बच्चे वहां पे। नाउ लुक, नजर आ रही है? ओके, अब ये नजर आ रही है आपको सलाइवरी डक्ट? पूछ लो क्या कह रही है, बोलो लेक्चर। यस, ये आपकी जो है स्टेंसन डक्ट्स है, जो आपकी 6 और 7 के इन बिटवीन आपके मोलर के पास, वो आपको नजर उसकी ओपनिंग नजर आती है बक्कल वेस्टिब्यूल के अंदर। और वहां पे अगर आप उसको फील आपको नहीं होती, नजर नहीं आती यंग पेशेंट के अंदर, तो आप उसको
थंब से स्टिमुलेट करें और वहां पे आप देखिएगा आपको वो सिक्रीशन वहां पे फ्लो होती नजर आएगी एंड देन यू कैन आइडेंटिफाई समटाइम वो आपका इन्फेक्टेड होता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, तो वहां से कोई ड्रेन आना शुरू हो जाता है, पस आना शुरू हो जाती है। तो अगर तो आपको एडिमा नजर आ रहा है पेशेंट का, फॉर एग्जांपल ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन नहीं है, कोई फेशियल स्पेस इन्फेक्शन भी नहीं आपको नजर आ रहा, और वहां पे आपको स्वेलिंग नजर आ रही है, तो आप उसके जो पैराटाइड ग्लैंड है उसकी बाउंड्रीज को आप देखते हैं वहां पे, अगर तो वहां पे आपको एडिमा नजर आता है, सोलन नजर आता है, तो पॉसिबिलिटी है कि पैरोटिड ग्लैंड इन्फेक्शन हो, सेलेडोनाइटिस हो, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, कोई और रीजन हो सकती है। तो जस्ट आप ओपनिंग से जो है इस डक से जब आप उसको स्टिमुलेट करते हैं तो वहां से कोई थिक सलाइवा या येलोइश डिस्कलरेशन या ड्रेन पस आउट होना शुरू हो जाता है, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये आपका पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन हो सकता है, और उसके लिए फिर आपको जो उसकी मैनेजमेंट है वो आपने करनी है। तो हम खाली ऑटोजेनिक पे सम टाइम फोकस होते हैं कि भाई दांत में प्रॉब्लम होगा, कोई आपको नॉर्मल है वहाँ पे आपको कोई कैविटी नजर नहीं आ रही, विजडम भी उसके एरप्टेड है, विजडम भी ठीक है, वहाँ पे कोई साइट ऑफ इन्फेक्शन आपको ऐसी नजर नहीं आती। तो अदर देन आपको जो है फिर आपने ओवरऑल सारी चीजों को देखना है, खाली टूथ के ऊपर फोकस नहीं रहना। तो आपने जो है ग्लैंड्स भी आपको फोकस में होने चाहिए, बाकी चीजें आपके सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन भी आपके फोकस में होने चाहिए। तो अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन के अंडर में आप उसको जब भी डायग्नोसिस करेंगे तो आपकी डायग्नोसिस अच्छी होगी। जस्ट ऑडोंटोजेनिक कॉज को देखते रहेंगे तो आप बाकी सॉफ्ट टिश्यू कॉज, बाकी आपके जो है वेस्कुलर कॉज, इस टाइप के कॉज को अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको कॉज पता नहीं चलेगा कि पेशेंट को पेन किस बात का है। और वर्सटाइल भी आप बनेंगे कि जब आप थॉरोली जो है क्लासिफिकेशन को फॉलो करें और हर एस्पेक्ट से अपने स्पेक्ट्रम को ब्रॉड करें। जी, सलाइवरी फ्लो फॉर एग्जांपल अगर यूनिलैटरल है तो डेफिनेटली सलाइवरी फ्लो कम हो सकता है, लेकिन क्योंकि ओरल कैविटी के अंदर आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड सप्लाई दे रहा होता है, तो सम टाइम पेशेंट अवेयर नहीं होता, तो वो एक साइड से फ्लो आ रहा होता है, या सम सॉर्ट ऑफ किसी की डाइटरी हैबिट इतनी कम होती है तो वो स्लाइवरी फ्लो एक साइड से अगर कम भी हो जाए तो इतना फील नहीं होता। ऑल्दो अगर जैसे बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाए, बायलैटरल हो, अगर मम्स है, कोई बैक्टीरियल सेलेडोनाइटिस है, तो डेफिनेटली पे वो बताता है कि भाई मेरा मुंह भी सूख रहा है, मुझे जो है फ्रिक्शन डेवलप हो रही है, रगड़ लग रही है गाल में। तो क्योंकि सलाइवा हमारा जो है बफरिंग भी एजेंट है, प्लस फ्रिक्शन को भी जो है रिड्यूस करता है, तो फिर आप उसको देखते हैं कि नहीं जी वहां पे आपके किसी ग्लैंड में इन्फेक्शन तो नहीं है, तो उसको भी आप उसको इवेलुएट करते हैं। और बहुत सारे मल्टीपल रीजन है स्लाइवरी फ्लो कम होने के, किसी को रेडिएशन थेरेपी हुई हो, कोई ड्रग्स ले रहा हो, किसी किस्म की मेडिकेशन ले रहा हो, तो उसमें भी स्लाइवरी फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोग एंटी एलर्जिक ले रहे होते हैं, तो एंटी एलर्जिक में भी जो कंटिन्यूस ले रहे होते हैं उनका भी स्लाइवरी फ्लो डिक्रीज हो जाता है। अच्छा जी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड की बात करें तो डिवाइडेड इनटू सुपरफिशियल एंड डीप लूप, ये हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सेपरेटेड बाय द माइलोहाइड मसल, माइलोहाइड मसल जो है उससे वो सेपरेट होता है इन द सब मैंडिबुलर ट्रायंगल फॉर्म बाय द इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर bellies of the digastric muscle, the inferior margin of the mandible. वेट इसका अराउंड 50% ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड होता है, दैट इज 7 to 15 ग्राम, provides 60 to 65% total salivary volume। सबसे ज्यादा जो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रोवाइड करता है, 60 to 65% जो है पूरे वॉल्यूम का ये हमारा ये ग्लैंड देता है। वॉटर्स डक्स जो है वो सप्लाई करती है, सब मैंडिबुलर से हम वॉटन कहते हैं। जो हमारे पैरोटिड ग्लैंड वाली है दैट इज स्टेंटन डक्ट, और जो हमारी सब मैंडिबुलर वाली है दैट इज वॉटन डक्ट्स। ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते रहे, सेकंड ईयर में पढ़ते रहे, और थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं। empties in the floor of the mouth on the both side of the tongue, फ्रीनम एंड सबलिंगुअल क्रैंकल के अंदर। तो हमारा जो लिंगुअल पाउच है उसके अंदर आपको जो है फ्लोर ऑफ द माउथ के ऊपर ये स्क्रीट करता रहता है। तो अगर हम वापस उसको रिवाइज कर लें थोड़ा सा, तो पैरोटिड हमारा 15 to 30 ग्राम है, 6 to 3 सेंटीमीटर उसका साइज है, सबसे लार्ज होता है।
wrap around the mandibular ramus, has a broad superficial lobe होता है हमारा जो upper side के ऊपर है, and with facial nerve usually between both lobes. जो facial nerve हमारी होती है both lobes के अंदर जा रही होती है। 25% हमारी salivary flow ये हमें देता है, और इस on stimulation जो है 50% पे आ जाता है। ओके, ये अगर आप देखें pyramidal shape है हमारा पैराटिड, pyramid की तरह होता है। जो बेस है वो आपकी अपर साइड पे देखें ब्रॉडर होगी, जो रेमस की साइड पे है डाउन साइड दैट इज आपका जो है वो पिरामिड टाइप का छोटा सा जो है वो लोब, वो टूवर्ड्स डाउन रेमस से रैप अराउंड है। और इन बिटवीन अगर हम देखें तो लोब्स के साथ हमारी फेशियल नर्व आ रही है। तो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो होती है उसकी, कि अगर तो वहाँ पे कोई किसी का किस्म का ट्यूमर हमारा हो जाए, पीडियोमॉर्फिक एडिनोमा या आपका जो है स्लाइविक ग्लैंड का ट्यूमर अगर कोई भी हो जाए, तो वो वहाँ पे नर्व डैमेज होने के चांस, फेशियल पैरालिसिस के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए सुपरफिशियल पेरिडोक्टोमी करते हैं, या अब कंप्लीट या टोटल भी कर सकते हैं अगर एग्रेसिव हो, लेकिन बहुत डीप इन्वेडेड होता है तो फेशियल नर्व जो है बहुत दफा डैमेज होने के चांसेस होते हैं। सबमैंडिबुलर की डिवाइडेड मैंने आपको पहले भी बताया, टू लोब्स, डीप लोब होते हैं सुपरफिशियल सेपरेटेड बाय द माइलोहाइड मसल होते हैं उसमें। सबमैंडिबुलर ट्रायंगल फॉर्म होता है इंटीरियर पोस्टीरियर बेली और डायग्रासिक मसल से, इंफीरियर मार्जिन ऑफ मैंडिबल 50% हमारा जो है सप्लाई देता है सलाइवरी फ्लो हमारा ओरल कैविटी का, और प्लस सॉरी वेट इज 50% ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड है, 7 to 15 हमारा, उसका 15 to 30 था, इसका 7 to 15 है, और ये प्रोवाइड 60 to 65% हमारा टोटल सलाइवरी वॉल्यूम देता है। पैरोटिड हमारा 25 देता था, और ऑन स्टिमुलेशन 50% पे आ जाता है, और हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड है हमारा 60 to 65% में प्रोवाइड करता है। इसे वाटर डक्ट सप्लाई करती है, वहां से जो है एक्सटेंशन जो हमारी पैरोटिड डक्ट की सप्लाई करती है। यू सी सब मैंडिबुलर डक्ट है, दैट इज वाटर डक्ट, यहाँ से आपकी सप्लाई दे रहा है। ये डाइगेस्टिक मसल है हमारा, उसके इन बिटवीन है माइलोहाइड मसल हमारा, दिस इज anterior belly digastric muscle, this is, and that is submandibular salivary gland superficial lobe here, and this is a posterior belly of digastric muscle. This is anterior belly, this is posterior belly in between, और ये हमारा माइलोइड मसल के इन बिटवीन है। Hope you are getting my point. अभी तक कोई confusion you can ask. You see this is a Watson ducts. ये पूरी यहाँ से एक छोटा सा जो है डक हमारी आ रही है, जो यहाँ पे हमारी ओरल कैविटी के अंदर सबलिंगुअल पाउच के अंदर ये सप्लाई दे रहा है। अगर ये हम देखें तो दैट इज पैरोटिड ग्लैंड, पिरामिडल शेप है, ब्रॉड बेस ऊपर होती है। दिस इज हमारा जो है सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, एंड दिस इज अ सबलिंगुअल ग्लैंड। इन बिटवीन नीचे से रन करती है हमारी वाटर डक्ट्स, जो हमारी लिंगुअल पाउच में सप्लाई कर रही है। सबलिंगुअल ग्लैंड की बात करें, that is the smallest of the major salivary gland, 2 to 4 gram का इसका total size होता है, lies deep in the floor of oral mucosa between mandible and genioglottal muscle. Oral mucosa में होगा between mandible and genioglottal muscle के in between, has no single dominant but is drained by small ducts, जो है ducts of Ryanus होती है, छोटी छोटी डक्स होती हैं। इसमें तो हमारी वाटर्स में बड़ी बड़ी डक्स है ना, वाटन में और पैरोटिड के अंदर, लेकिन इसमें हमारी छोटी छोटी डक्स होती हैं जो स्मॉल होती हैं और वो ड्रेन आउट करती हैं। ओकेजनली सेवरल
और मोर एंटीरियर डक्ट्स में ज्वाइन द फॉर्म ऑफ द कॉमन डक्ट्स, बार्थोलिन डक्ट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। एक छोटी छोटी डक्ट्स जो एक साथ बना के वो बार्थोलिन के अंदर ड्रेन होती है, एक बड़ी डक बना लेती है, which is typically empties in the Wharton ducts. Wharton के साथ कनेक्ट हो जाती है और वहां पे जो है वो ड्रेन आउट करना शुरू कर देती है। वो छोटे छोटे चैनल, आप समझने के छोटे छोटे चैनल जो हैं, छोटी छोटी डक्ट्स जो हैं, वो सबलिंगुअल ग्लैंड की वो एक टनल बना लेती है और वो टनल फिर जो है वॉर्टन्स के अंदर डक दे देता है भी। तो वो फिर सबको वहां से जो है ड्रेन आउट होना शुरू हो जाता है। तो छोटे छोटे जो माइन्यूट ड्रेन होती हैं, माइन्यूट माइन्यूट किस्म की जो हमारी वो ड्रेनेज सिस्टम होता है। अच्छा जी, ये आप देखें डक्ट ऑफ रेवेनस, ये छोटी छोटी डक्ट्स हैं, वो ब्रांचेस ट्रीज की तरह, और ये फिर यहाँ पे चैनलाइज हो जाती है। ये हमारी सबमेंटल ग्लैंड है, ये वाटर्स डक्ट है, ये छोटे छोटे आप देखिए, ये छोटी छोटी डक्ट्स हैं। दिस वन द येलो पार्ट नॉट ब्राउन, ये तो नर्व की ब्रांच है, ये ब्राउन वन। ये कौन सी नर्व आ रही है? दिस वन भी बताएगा हमें एनीवन? ये कौन सी नर्व आ रही है? ये नर्व की ब्रांचेस हैं जो टंग को सप्लाई दे रही हैं। एंड द येलो, दिस वन इज येलो वन, छोटी 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 जो है ये सब लोग लिंगुअल ग्लैंड की डक्ट्स हैं। ब्राउन वन इज नर्व, ये कौन सी नर्व है भाई, कोई बताए? ये फेशियल की नर्व है। ये अभी इसके अंदर कौन सी है? दिस वन, वो जस्ट लिंगुअल को तुम्हारी क्वाड्र टेम्पनाई करती है, क्वाड्र टेम्पनाई एंटीरियर पार्ट को करती है, जो फेशियल की ब्रांच है। ये इंफीरियर एल्वियोलर नर्व है। राहुल, यू आर राइट। ट्राइजेमिनल है निशा, यू आर राइट, बट ट्राइजेमिनल की कौन सी ब्रांच है? कुसुम, यू आर राइट, दिस इज लिंगुअल। जो लिंगुअल साइड पे है दैट इज इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। ये जो हमारी जो टनल है, ये लिंगुला है, ये रेमस है हमारा, अगर इनका इनर पार्ट है। तो अगर हम इसमें देखें दैट इज इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, IAN जिसे हम कहते हैं इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, वो हमारी ये लिंगुला के अंदर, ये होल के अंदर जा रही है और यहाँ से ट्रैवल करती हुई बाहर से वो निकलती है हमारी मेंटल नर्व से, ये बोन के अंदर चली गई, जो मैंडिबल के अंदर ये होल है, लिंगुला जिसे हम कहते हैं, लिंगुलर लिंगुल फोरामेन से होती हुई यहाँ से टनल अंदर छोटा सा है, और टू वर्ड्स अब टीथ से होते हुए आउटर सरफेस, ये हमारी प्रीमोलर रीजन के अंदर हमारा जो मेंटल फोरामेन होता है वो निकलती है, एंड देन ब्रांचेस देता है, एंड दिस इज अ लिंगुअल नर्व जो डायरेक्ट आ रही है, ट्राइजेमिनल ब्रांच है, वो लिंगुअली प्लेस्ड है और माइन्यूट सी ब्रांचेस देती हैं, लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग को देती हैं एंटीरियर टिप तक। ये ब्रांच करती है, ये गैंग्लियन बना होता है, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, जो मैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई करता है, एंड दैट इज नर्व टू माइलोहाइड, जो आपकी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व से जो ब्रांच कर रही है, दैट इज नर्व टू माइलोहाइड मसल। नर्व टू माइलोहाइड ये आपकी ब्रांच जारी होती है अलग से, जो लिंगुला के पास से, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व्स के पास से निकलती हुई छोटी सी एक थ्रेड की तरह होती है और उस नीचे जा रही होती है। सो दिस इज इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, this is nerve to mylohide, and this is a lingual nerve. So hope you are getting my point. तो सम टाइम जब आप लोकल एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं ना, लोकल एनेस्थीसिया के अंदर पेशेंट को पेन हो रहा होता है, स्पेशली ऑन द 6, 7, 8, जब उसको स्ट्रेच करते हैं तो आपने बहुत अच्छा ब्लॉक लगाया हो, आप लोगों ने ब्लॉक लगाया, किस किस ने लगाया? ओपीडी में जिन लोगों की रोटेशन हुई है उन्होंने लगाया होगा इंफीरियर नर्व ब्लॉक। तो सम टाइम जो है वो आप बहुत अच्छा लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, इंफीरियर नर्व ब्लॉक करते हैं, लिप नम होता है, टंग नम होती है,
लेकिन जब स्ट्रेच कर रहे होते हैं तो पेशेंट को स्ट्रीक लाइक पेन होता है नीचे से, वो कहता है मुझे नीचे से पेन आ रहा है, यहाँ से इस रीजन से जबरदस्त खींच रहा है कुछ। जो नर्व वो एकदम से पेन क्रिएट करती है, दैट इज नर्व माइलोहाइड। वो नम नहीं हो पाती ठीक से। अगर आप उसको ठीक से नम करेंगे तो फिर जो है वो पेशेंट को पेन खत्म हो जाता है। तो समटाइम अगर आपकी नॉर्मल स्टेंट टेक्निक से वो नम नहीं होती तो फिर आप उसको गाउ गेट टेक्निक लोग एनेस्थीसिया की हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम हाई ब्लॉक भी कहते हैं लेमन टर्म में, जो हमारी नॉर्मल टर्म है, लेकिन आइडियली इसको गाउ गेट टेक्निक कहते हैं, जो हाई ब्लॉक ऊपर जाके हम जो लगाते हैं उससे ये नर्व टू माइलोहाइडी नम हो जाती है। गाउ गेट टेक्निक तो आपने पढ़ी होगी, पढ़ी है सबने? जी, एनीवन? तो पढ़ना चाहिए ना भाई। टेक्निक, वजीरा नेकिनोसी, स्टैंडर्ड टेक्निक ब्लॉक, वो आपने सारे रीजनल ब्लॉक पढ़ने हैं ना, तो इम्पोर्टेंट है ये। तो इस साथ साथ आप तो उसमें पढ़ सकते हैं, जेफरी हाफ से पढ़ सकते हैं, मेलेमेंट से पढ़ सकते हैं, ओपीडी के अंदर ट्यूटोरियल लेते हैं उससे पढ़ सकते हैं। ये तो छोटे छोटे टॉपिक वो साथ साथ कवर करने हैं ना। अगर उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लोगे तो फिर बाकी चीजें कैसे पढ़ोगे? अच्छा जी, पैरोटिड की अगर हिस्टोलॉजी देखें तो टोटली सीरस होता है उसका कंटेंट। सब मैंडिबुलर ग्लैंड के अंदर मोस्टली सीरस और पार्शियल म्यूकस होता है, और सब लिंगुअल ग्लैंड जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली म्यूकस जो है सिक्रीशन होती है। तो पैरोटिड की सीरस सिक्रीशन होती है जो थिन है, सब मैंडिबुलर की मिक्स होती है जो म्यूकस और आपकी जो है सीरस होती है, और सब लिंगुअल की कंप्लीटली म्यूकस होती है जो थिक होती है। अगर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं ऑफ द डिजीज ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, तो हम उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे? फंक्शनल डिसऑर्डर की बात करते हैं, उसमें ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर की बात करेंगे, नॉन न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर्स और न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। फंक्शनल, ऑब्स्ट्रक्टिव, नॉन न्यूप्लास्टिक और न्यूप्लास्टिक। तो न्यू प्लास्टिक जो है वो आपको डॉक्टर अफशा कराएंगी सारी, लेकिन फंक्शनल, ऑब्स्ट्रक्टिव, नॉन न्यू प्लास्टिक और न्यू प्लास्टिक हमने नहीं करनी, नॉन न्यू प्लास्टिक करनी। फंक्शनल डिसऑर्डर की बात करें हम, जस्ट मिनट। अच्छा जी, सैलोयूरिया, सैलोयूरिया इज इंक्रीज इन सैलरी फ्लो। साइकोसिस की वजह से हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन की वजह से हो सकता है, सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस की वजह से हो सकता है, रेबीज, मर्करी पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। तो सैलूरिया और स्लाइवरी फ्लो हमारा बढ़ जाता है, उसके अंदर पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता है कि मेरा स्लाइवरी फ्लो बहुत बढ़ गया है। ये फंक्शनल डिसऑर्डर है। अब जीरोस्टोमिया की बात करें तो जीरोस्टोमिया हमारा क्या है कि डिक्रीज इन स्लाइवरी फ्लो, मम्स की वजह से हो सकता है, शॉकरन सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, लूपस एरिथेमेटिस की वजह से हो सकता है। पोस्ट आपकी जो है रेडिएशन जो है, अगर पेशेंट को रेडिएशन हुई है किसी भी किस्म की, तो रेडिएशन जो है आपको कॉज करता है आपकी सलाइवरी डिक्रीशन करा, वो बॉडी के अंदर ओवरऑल सिक्रीशन को डिक्रीज कर देता है। पोस्ट सर्जिकल सर्जरी की वजह से वहाँ पे कोई भी सर्जरी हुई है, आपकी सलाइवरी डक्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, और वहाँ पे सलाइवरी फ्लो जो है डिक्रीज हो सकता है। म्यूकोसील हमारा फंक्शनल में आ सकता है, रेन्यूला आ जाता है हमारा। म्यूकोसील और रेन्यूला में क्या फर्क है आप लोगों ने पढ़ा है? व्हाट इज म्यूकोसील और व्हाट इज रेन्यूला? जी, हाँ जी, कोई बताए? जल्दी से जवाब सोचो, मुझे बताओ, तब तक हम क्लासिफिकेशन कर।
इन्फेक्टिव के अंदर बात करें तो इन्फेक्टिव होती है, इन्फेक्टिव के अंदर बैक्टीरियल हो सकती है और वायरल हो सकती है। बैक्टीरियल के अंदर असेंडिंग सेलेडोनाइटिस और रिकरेंट पेरोटाइटिस ऑफ द चाइल्डहुड। तो इन्फेक्टिव के अंदर कौन सा बैक्टीरियल है, वायरल है। बैक्टीरियल के अंदर असेंडिंग सेलेडोनाइटिस है, रिकरेंट पेरोटाइटिस ऑफ द चाइल्डहुड है। वायरल के अंदर मम्प्स है और एचआईवी पेरोटाइटिस है। तो मम्स बच्चों में बड़ा कॉमन होता है, बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन बच्चों में बड़ा कॉमन है। बायलैटरल होता है यूजुअली। पेशेंट आता है, बच्चा आता है कि डॉक्टर साहब को बड़ा दर्द है, फीवर भी हो रहा है, इसके देखें कि सूजन इसकी बढ़ गई है, पता नहीं दांत की वजह से किसकी वजह से। तो वो वायरल यूजुअली होता है, बायलैटरल होता है, मम्स होते हैं। आपके अगर एंगल ऑफ द मैंडिबल देखेंगे तो वहां से, और पैरोटिड ग्लैंड जो है वो एरिया जो है पूरा सॉलन होता है। तो वो एरिया आप देखेंगे सॉलन नजर आ रहा है, बायलैटरल है, यूजुअली बायलैटरल होता है, यूनिलैटरल भी हो सकता है, यूजुअली बायलैटरल होता है मम। तो वो मम्स की कैटेगरी में आएगा और आप उसको उसके मुताबिक जो है उसकी हाइड्रेशन को इम्प्रूव करेंगे, और जैसे आपको जो है फ्लूइड को इम्प्रूव कराएंगे उसकी। और पैराडोल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। पैराडोल अगर तो वहां पे इन्फेक्टिव हो गया तो कोई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे। इन्फ्लेमेटरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव सेलेडोनाइटिस, शॉगरेन सिंड्रोम, सार्कोइडोसिस और सेलुलियोसिस जो है। ऑब्स्ट्रक्टिव सेलेडोनाइटिस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है आपकी ग्लैंड्स की किसी भी वजह से। वो आपके वहाँ पे स्टोन बन सकता है, या म्यूकस मेम्ब्रेन वहाँ पे थिक हो जाए, कोई इन्फेक्शन वहाँ पे क्रिएट हो जाए, इन्फ्लेमेटरी वहाँ पे रिस्पॉन्स की वजह से वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है। शॉगरेन सिंड्रोम के अंदर, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर भी आप जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सलाइवरी फ्लो डिक्रीज हो जाता है। सार्कोइडोसिस में बाकी चीजें, सेलुलोसिस सब भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ड्रग एसोसिएटेड के अंदर अल्कोहल, आयोडीन कंपाउंड, थायोरेसिल, सल्फोनामाइड, फेंटोथायाजीन्स, क्लोरहेक्सिडीन, ये सारे, क्लोरहेक्सिडीन भी अगर हम माउथ वॉशेस वगैरह यूज कराते हैं बहुत ज्यादा, तो वो भी आपकी सलाइवरी फ्लो को जो है वो वहाँ पे हैम्पर कर सकते हैं। एंडोक्राइन के अंदर एक्रोमेगाली या डायबिटीज जो है वो भी आपकी सलाइवा को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मेटाबॉलिक को अगर क्लासिफाई करें तो अल्कोहल सेरोसिस और मालन्यूट्रिशन। सही, अल्कोहल सेरोसिस, सिरोसिस जो है अल्कोहलिज्म की वजह से हो जाए किसी को। मालन्यूट्रिशन, आपको पता है कि मालन्यूट्रिशन बहुत सारे लोगों को वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अदर सार्कोइडोसिस और नेक्रोटाइजिंग सायोमेटाप्लेजिया, तो ये हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यू प्लास्टिक डिजीजेस, अगर आप चाहो तो हम ये थॉरली बस थोड़ा सा देख लें, फिर डॉक्टर अफशा इस पे जो है थॉरो डिस्कशन करेंगे। तो जस्ट या ब्रीफली देख लें क्लासिफिकेशन इसकी। एपिथेलियल ट्यूमर्स के अंदर एडिनोमास, प्लोमॉर्फिक एडिनोमा, मिक्स्ड ट्यूमर, माइपेथिलियमा, वॉटन्स ट्यूमर, बेज़ल सेल एडिनोमा, ऑन्कोसाइटोमा। कार्सिनोमा की बात करें तो कार्सिनोमास के अंदर म्यूकोडार्मियल कार्सिनोमा, म्यूको एपिडर्मोइड, एसिनिक सेल कार्सिनोमा, एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा, polymorphous low-grade adenocarcinoma, salivary duct carcinoma, epithelial myoepithelial carcinoma, adenocarcinoma, undifferentiated carcinoma, और आपको जो है कार्सिनोमा इन प्यूमॉर्फिक एडिनोमा, malignant mixed ट्यूमर जो होता है। नॉन एपिथेलियल के अंदर अगर बात करें लिम्फोमास होते हैं, और मेटास्टेसिस टू पैरोटिड लिम्फ नोड्स। तो ये नॉन एपिथेलियम है, वो एपिथेलियल थे। एपिथेलियल ट्यूमर्स के अंदर ही आएंगे, कैटेगराइज होंगे एडिनोमास और कार्सिनोमास। नॉन एपिथेलियल ट्यूमर्स के अंदर लिम्फोमास और मेटास्टेसिस ऑफ द पैरोटिड लिम्फ नोड्स। अच्छा, सलाइवरी ग्लैंड इन्फेक्शन की बात करें तो एटियोलॉजी क्या हो सकती है हमारी? इन्फेक्शन के लिए सेलेडोनाइटिस हो सकता है, मम्स हो सकता है, इन्फ्लुएंजा एंड पैराइन्फ्लुएंजल टाइप 1 एंड टाइप 2, हर्पीज हो सकता है, सलाइवरी स्टोन और सेल्यूलिट हो सकता है हमारा, सलाइवरी डक्ट ब्लॉक बाय द म्यूकस और सिस्ट हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है,
सार्कोइडोसिस हीट सिंड्रोम हो सकता है हमारा, सर्कोइडोसिस विद पैरोटिड एनलार्जमेंट हो सकता है, फीवर एंटीरियर यूवाइटिस हो सकता है, फेशियल नर्व पाल्सी हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, माल न्यूट्रिशन हो सकती है, रेडिएशन कैंसर ट्रीटमेंट ऑफ द हेड एंड नेक हो सकती है। ये हमारे एटियोलॉजिकल फैक्टर हैं इन्फेक्शन के, स्लाइविक ग्लैंड इन्फेक्शन के। आर यू विद मी? तो नहीं गए सारे लोग? जी जी, मुश्तबा, निहाल, निशा, सो तो नहीं गए? आर यू विद मी? कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? बहुत हम बिल्कुल सिंपल और लाइट लेके चल रहे हैं, बहुत ज्यादा हैवी नहीं कर रहा, अदरवाइज इट्स बिट डिफिकल्ट। लेकिन आपने जो है फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी आपने स्लाइवरी ग्लैंड्स पढ़े हुए हैं, तो होप सो कि आपको डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी, इजंट इट? जी भाई हमजा, एम आई राइट? ओके। फीडबैक तो देते नहीं हो तुम लोग यार, यस सर कह रहे हो, फीडबैक अच्छा नहीं देते और असाइनमेंट नहीं देते। तो छोटे छोटे असाइनमेंट मांगते, तुमसे बड़े बड़े असाइनमेंट तो मांगे नहीं अभी तक। 10 मिनट का मुश्किल से काम होता है। अच्छा जी, रिस्क फैक्टर की बात करें, the following factor can make you susceptible to salivary gland infection. Old age है, mean being over age of 65, having inadequate oral hygiene, not being immunized against mumps. Chronic condition जो है also can increase your risk of the developing infection, HIV, AIDS, Sjogren syndrome, diabetes, smoking, chronic illness, malnutrition, alcoholism, bulimia nervosa, xerostomia और ड्राई माउथ सिंड्रोम जो है वो आपके फैक्टर हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर कि वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर। जैसे सलाइवरी फ्लो डिक्रीज होता है किसी भी वजह से, डायबिटीज की वजह से, शॉगरन की वजह से, एचआईवी की वजह से, एड्स की वजह से, स्मोकिंग जो हमारा, जिसे लगता है लोगों के स्मोकिंग कुछ नहीं करता, स्मोकिंग की वजह से, क्रॉनिक इलनेस की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से, अल्कोहलिज्म की वजह से, अल्कोहल आपका जो है ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं तो वो भी आपको कॉज करता है। बुलिमिया नर्वोसा, आप जबरदस्ती खाना निकाल रहे हैं मुंह में से, जीरोस्टोमिया वो डिहाइड्रेट कर देता है, ड्राई माउथ सिंड्रोम, तो ये आपका जो है कॉज करता है कि सलाइवरी फ्लो डिक्रीज हो जाए और प्लस और आपकी जो है वहां पे ग्लैंड्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाए। जब सलाइवरी फ्लो डिक्रीज होता है तो डक्ट्स के थ्रू जो है वो ऑपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया जो है वहां पे इन्वेड हो जाते हैं और वो वहां पे इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। Cellulitis terminology की बात करें तो cellulitis refer to inflammation of salivary gland and may be acute or chronic, infective or autoimmune। इन्फेक्टिव भी हो सकता है, ऑटोइम्यून भी हो सकता है। तो इन्फेक्टिव उसी सूरत में है कि सलाइवरी फ्लो कम हो गया है, कोई वहाँ पे बैक्टीरिया किसी भी थ्रू जो है वो चले गए, डस्ट के थ्रू चले गए ग्लैंड्स के अंदर, तो अब इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड वो कर देता है, तो वो इन्फेक्टिव है। ऑटोइम्यून भी हो सकता है। सेल्यूलिटिस जो है वो आपके रेफर टू स्टोन रिलेटेड, सेल्यूलिट जो है वो आपका वो सम सॉर्ट ऑफ स्टोन बन जाते हैं आपके विद इन अ डक्टल सिस्टम ऑफ अ ग्लैंड। डक्टल सिस्टम के अंदर छोटे छोटे स्टोन्स बन जाते हैं, जैसे हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर बन जाते हैं, वैसे छोटे छोटे स्टोन हमारे जो है सेल्यूलर वो आपके जो ग्लैंड के सिस्टम है हमारे डक्टल सिस्टम उसके अंदर वहां पे बन जाते हैं। Sialectasis refers to dilation of the ducts due to the stone's structure, जो हमारा काफी अर्से जब वो स्टोन अंदर मौजूद रहे तो वो डक्ट जो है डायलेट कर जाती है उसका स्ट्रक्चर। और साइलिडोनोसिस refers to non-neoplastic non-inflammatory वहाँ पे हो जाती है, एंड डक्टल एट्रोफी हो जाती है, डक की एट्रोफी हो जाती है, एसिना की हाइपरट्रोफी हो जाती है। अच्छा जी, फंक्शनल डिसऑर्डर की अगर बात करें तो कॉजेज ऑफ जीरोस्टोमिया ऑर्गेनिक कॉज हो सकते हैं, शॉगन सिंड्रोम, रेडिएशन थेरेपी, एचआईवी इन्फेक्शन एंड मम्प्स। अगर फंक्शन की बात करें कॉजेज की तो दैट इज डिहाइड्रेशन,
hemorrhage, fluid loss, psychogenic drug, psychogenic अगर वो है और ड्रग भी लेता है some sort of, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स जो है वो आपकी जीरो सूम में कॉज कराती हैं। तो डिहाइड्रेशन, हेमरेज, फ्लूइड, साइकोजेनिक और ड्रग, ये आपके फंक्शनल कॉजेज जो है उसकी हो सकती हैं, जिसमें आपका जो है जीरो सूम या पेशेंट को कॉज करता है। अच्छा जी, कॉजेज ऑफ टायलिज्म। टायलिज्म के अंदर क्या होता है? लोकल रिफ्लैक्स, ओरल इन्फेक्शन, acute necrotizing ulcerative gingivitis, oral wound, dental procedure, new dentures। टायलिज्म मीन वो आपको जो है जाता है सलाइवेशन, सिस्टमिक नोजिया, एसिडिक regurgitation, reflux, osophagitis, toxic के अंदर heavy metal poisoning। फॉल्स टायलिज्म ड्रूलिंग साइकोजेनिक होती है, बेल्स पाल्सी में होती है, पार्किंसन डिजीज के अंदर होती है और स्ट्रोक के अंदर होती है। तो ये फॉल्स है ड्रूलिंग, अगर किसी को हो जाए तो अब साइकोजेनिक पेशेंट है कोई तो उसकी ड्रूलिंग होगी। कोई बेचारा एबनॉर्मल जो है स्पेशल चाइल्ड है तो उसकी ड्रूलिंग हो सकती है, बेल्स पाल्सी में ड्रूलिंग हो सकती है, पार्किंसनिज्म की अंदर हो सकती है, स्ट्रोक में हो सकती है, किसी की मसल वीक है उसके अंदर ड्रूलिंग शुरू हो जाती है। अगर आप देखें कि जैसे ब्लॉक अगर आप लोगों ने सीजर लगाते हैं सुन होता है, उसके अंदर भी जो है ड्रूलिंग शुरू हो जाती है पेशेंट की। सेलेडोनाइटिस की अगर हम बात करें, दैट इज इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ मेजर स्लाइवरी ग्लैंड्स आर यूजुअली द रिजल्ट ऑफ द बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन। सेलेडोनाइटिस जो है वो सलाइवा के अंदर, आप ग्लैंड के अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसके बाद जो है वो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन दोनों हो सकते हैं, बट इट कैन आल्सो occur ड्यू टू द अदर कॉज सच एज ट्रॉमा, रेडिएशन और एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी हो सकती है। ट्रॉमा बैक्टीरियल और वायरल हो सकता है और ये ट्रॉमा, रेडिएशन, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है। सेलेडोनाइटिस की बात करें तो दैट इज बैक्टीरियल। अगर बैक्टीरियल की बात करें तो अक्यूट और क्रॉनिक हो सकता है। वायरल हो सकता है, वायरल के अंदर मम्प्स और साइटोमेगालिक इंक्लूजन डिजीज है, साइटोमेगालिक वायरस हो सकता है। तो मम्प्स और इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। और पोस्ट रेडिएशन की आपकी वजह से, पोस्ट रेडिएशन की वजह से हो सकता है, सार्कोइडोसिस हो सकता है उसमें, और प्लस सेलेनाइटिस आपका जो है माइनर ग्लैंड्स के अंदर आपको हो सकता है। तो एक अच्छा सा चार्ट है बैक्टीरियल एक्यूट क्रॉनिक, इसमें आप देख रहे हैं वायरल देख लें, मम्प्स, रेडिएशन देख लें, सार्कोइडोसिस देख लें और सेलेनाइटिस ऑफ द माइनर ग्लैंड देख लें।